गुणधर्म के बारे में, और उसमें अपन ने दो गुणधर्म इनके पढ़ लिए थे। एक अपन ने पढ़ा था आवेश का योज्यता का नियम। योज्यता के नियम में क्या करते हैं अपन कि जितने आवेश हैं उनको यदि हमें नेट चार्ज निकालना है तो हम क्या करते हैं, चिन्ह सहित उनका जोड़ बाकी कर देते हैं। ठीक है, वो होता है योज्यता का नियम। अब उसके बाद अपना जो टॉपिक आएगा आवेश के गुणधर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है विद्युत आवेश का संरक्षण। आपने पढ़ा होगा आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। अब देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। जिस प्रकार आप 11th और 12th में ऊर्जा संरक्षण पढ़े हो और द्रव्यमान संरक्षण पढ़े हो, सेम टू सेम आपका रहने वाला है आवेश संरक्षण। अपन ऊर्जा संरक्षण में क्या पढ़ते हैं कि ऊर्जा को ना तो बना सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, केवल क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के एक रूप को अपन दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार से आवेश संरक्षण क्या हो जाएगा कि आवेश को आप ना तो बना सकते हो, आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या कर सकते हैं, अपन ने इससे पहले जो चीजें पढ़ी है कि अपन ने दो वस्तुएं ली और आपस में उनका घर्षण करवाया और घर्षण करवाने पे इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर आदान प्रदान हुआ, अर्थात आवेश ट्रांसफर हुआ। तो हम क्या कहेंगे, इस आवेश संरक्षण में क्या लिख सकते हो आप कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो फिर क्या कर सकते हो, ना तो बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, केवल एक वस्तु से केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या कर सकते हो आप, स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही। ये आपने द्रव्यमान संरक्षण में भी यही पढ़ा कि द्रव्यमान को भी ना तो बना सकते हो और ना नष्ट कर सकते हो। तो क्या किया जा सकता है, आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में द्रव्यमान का स्थानांतरित किया जा सकता है। सेम उसी प्रकार से विद्युत आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है आवेश को ना आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप वेस्ट कर सकते हो, यानी ना बना सकते हो और ना नष्ट कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर जरूर कर सकते हो। तो एक डेफिनेशन तो ये होगी, ना बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको इसकी एक और परिभाषा याद रखनी है, वो क्या बनेगी, देखो दूसरी इसकी एक और परिभाषा आप लिख सकते हो कि आवेश क्या है, आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। अतः कोई भी एक विलगित निकाय, किसी भी विलगित निकाय, विलगित निकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे बोलो, आइसोलेटेड सिस्टम। किसकी बात हो रही है, आइसोलेटेड सिस्टम की। यानी आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है, अतः किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश, विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहेगा, विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत रहेगा। यही क्या है बोलो, ये आपका है आवेश संरक्षण का नियम। यानी कि आप एक कोई बड़ी क्रिया कर रहे हो या कोई भी आपके पास इस प्रकार की एक एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर आप क्रिया से पहले और क्रिया के बाद, अभिक्रिया मान लो कोई, जैसे आप नाभिक की विखंडन अभिक्रिया, नाभिक के संलयन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि नाभिक से जब नाभिक की अभिक्रिया होती है, घटित होने से पहले का आवेश चाहे बाद का आवेश, कुल आवेश आप देखोगे तो हमेशा वो क्या रहेगा, संरक्षित, अर्थात उतना ही बना रहेगा। यानी ना उसमें कमी आएगी ना उसमें वृद्धि होगी। इसी को हम कहते हैं संरक्षित। ठीक है, कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपका नियम रह जाएगा किसका, आवेश संरक्षण का। ठीक है भाई, तो अपन आवेश के गुणधर्मों में अपन ने आवेश की योज्यता का नियम पढ़ा। इसके बाद अपन ने, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो कल पढ़ा था अपन, और आज अपन ने पढ़ा है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, इसी पर आगे चलते हैं। अगला अपना रहेगा विद्युत आवेश की निश्चरता। अब इसको समझना है तो देखिए, दो चीजें अपन यहां पे समझेंगे, एक द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में, और दूसरा अपन समझेंगे किसके बारे में, आवेश के बारे में। दोनों में क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटीज है, वो पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो द्रव्यमान कहो या फिर आवेश, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है बोलो, ये चाहे द्रव्यमान चाहे आवेश, ये दोनों ही वस्तुओं का अपना अपना मूल गुणधर्म, यानी ये मूल गुणधर्म है, फंडामेंटल इनकी प्रॉपर्टी है, चाहे आवेश की बात करें चाहे आपके द्रव्यमान की बात। ठीक है, अब ये तो इनमें सिमिलरिटी है, समानता है। मैं बात करूं द्रव्यमान की और आवेश की, तो ध्यान रखना आवेश उसी वस्तु पर आ सकता है जिसके पास ऑलरेडी क्या हो, द्रव्यमान। बिना द्रव्यमान के आवेश उस वस्तु पर नहीं आ सकता। कैसे, देखो, यदि द्रव्यमान ही नहीं होगा तो उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, सही है ना। जब वस्तु के अंदर द्रव्यमान नहीं है तो वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं, द्रव्यमान होना चाहिए तो उस वस्तु पे क्या आ सकता है, कोई ना कोई आवेश आ सकता है। कैसे आएगा, वो अपन आवेशन की विधियां आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो क्या है, ये मूलभूत गुणधर्म है इनका। फिर अपन बात करते हैं कि जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान वेग के साथ, द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है। वेग के साथ क्या होगा बोलो, परिवर्तित, यानी चेंज आता है इसके अंदर, जबकि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोनों में अंतर है। बात करें अपन वेग के बारे में, द्रव्यमान और आवेश के रेस्पेक्ट में, तो द्रव्यमान है वो जैसे जैसे वेग बढ़ेगा उस किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो भी चेंज होगा, लेकिन आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे वो गति कर रही है चाहे वो स्थिर है, आवेश में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद बात करते हैं अपन जो इस पार्ट का या इस फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लगभग हर एक बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लीजिए, उनमें भी ज्यादातर पेपरों में कूलाम के नियम से क्वेश्चन आया है। इसको अच्छे से पढ़िए, क्या क्या चीजें इसमें काम में आ रही है वो समझिए आप। देखिए, सबसे पहली बात तो कूलाम का नियम हमें क्या बताता है वो आपको ध्यान रखना। कूलाम का नियम आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाले, आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, इसको आप क्या कह सकते हो, कूलाम बल भी कह सकते हो, कूलाम बल के बारे में जानकारी देता है। भाई नियम क्या है ये किन्हीं दो आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण। जैसे अपन ने कल पढ़ा कि समान आवेश यानी प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, उनमें तो लगता है प्रतिकर्षण बल, और असमान यानी विजातीय आवेशों में होता है आकर्षण। तो जो बल लगेगा चाहे आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण, उसका मान या उसका फॉर्मूला हमें कौन बताए, कूलाम ने बताया था। इस कूलाम नियम के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, उनके मध्य लगने वाले बल की गणना अपन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखो कूलाम ने क्या बताया। अपन क्या करते हैं, मान लीजिए ये दो आवेश ले लिया अपन ने, Q1 और ये Q2, दो आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन के स्मॉल r है। ठीक है भाई, दो आवेश है Q1 और Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। अब बात करते हैं इनके बीच में लगने वाले स्थिर विद्युत बल की। तो स्थिर विद्युत बल को मैं लिखूंगा Fe से। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल है। ये जो विद्युत बल है इसके बारे में कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि ये जो स्थिर विद्युत बल है वो ये जो दोनों आवेश है Q1 और Q2, दोनों आवेश कौन से Q1 और Q2 आवेश है, इनका परिमाण लेकर इनको गुणा कर दीजिए। मतलब Q1 और Q2 का जो भी मान है उसको गुणा कीजिए, उसके तो चलेगा ये समानुपाती। क्या चलेगा बोलो, समानुपाती। तो इससे क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं
कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये और एक चीज पे और डिपेंड करेगा। एक तो इन आवेश पे डिपेंड कर रहा है, आवेश पे कैसे कर रहा है बोलो, Q1 और Q2 का गुणा करेंगे तो उसके समानुपाती होगा। दूसरा ये करेगा इस R पर, ये जो बीच में इनकी डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार ये इन दोनों में रिलेशन, यानी जो विद्युत बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करेंगे, जब भी समीकरण आपके 2 से 3 समीकरण बनेगी तो इनको मिक्स करके लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा बिल्कुल डेरिवेशन में। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, इससे हमारे को क्या मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड से हमारे को ये मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो समानुपाती का चिन्ह रहेगा। ऊपर तो आ रहा है आपके Q1 और Q2 और नीचे क्या आ रहा है R²। ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, F समानुपाती का चिन्ह, ऊपर Q1 और Q2 बट्टे R²। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ तक अपना पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट फॉर्मूला नहीं हुआ ये। अब जब आप देखते हो कि समानुपाती का चिन्ह हटता है कभी भी, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट आता है, फिक्स आता है। तो यहाँ पर कैसे कांस्टेंट चलेगा, तो देखिए इसके बाद अपन कैसे करें, इलेक्ट्रिक फोर्स, अब मैं यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा रहा हूँ। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के। बोलो कौन सा कांस्टेंट आएगा, समानुपातिक नियतांक, और इसका अपना एक वैल्यू होती है। ये डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करेगा वो भी अभी मैं इसमें बताऊंगा। तो देखिए के आ गया, बाद में Q1 और Q2 और बटे में R²। ये जो फॉर्मूला आया ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला, ये हमें बताता है कि किसी माध्यम में कोई दो आवेश रखें, चाहे प्लस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, यानी सजातीय या विजातीय आवेशों के मध्य जो भी बल लगेगा, चाहे आकर्षण बल चाहे प्रतिकर्षण बल, उसके बारे में हमें ये जानकारी देगा। और इसी फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, उसके मध्य लगने वाले बल को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लास्ट में अपन वीडियो में जो लास्ट में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें भी कूलाम के नियम रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के ही मैंने पेपरों में से लिए हैं, तो आप अंत तक बने रहिए। तो देखो अब बात आती है कि ये जो के है, यहाँ के क्या है, तो के क्या है बताओ, यहाँ के एक क्या है बोलो, समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, कांस्टेंट है। कौन है, के। अब इस फॉर्मूले में जो के आ रहा है, बाकी देखो हमारे को मान दिए हुए रहेंगे, लेकिन के का वैल्यू अपन कैसे लिखेंगे, तो के की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, देखो किस प्रकार से के की वैल्यू चेंज होगी वो आपको मैं बताता हूं। बात करते हैं के की निर्भरता, के की निर्भरता, के किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो के दो चीजों पर निर्भर करेगा। किस पे, एक तो ये निर्भर करेगा आपके, पहला तो करेगा ये मात्रकों की पद्धति पर, मात्रकों की पद्धति पर, और दूसरा ये डिपेंड होता है किस पर, माध्यम की प्रकृति पर। बोलो किस पे, माध्यम की प्रकृति। पहला तो होगा किस पर, मात्रकों की पद्धति अपन ने कितनी पढ़ रखी, आपने 3 से 4 अपन ने मात्रक जो पद्धतियां हैं वो पढ़ी है, जैसे एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई पद्धति। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर जैसी पद्धति रहेगी मात्रकों की वैसा ही के का मान हो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन माध्यम की प्रकृति। माध्यम हो सकता है निर्वात हो सकता है वायु हो, या हो सकता है जल हो, या अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन भी अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो बात करते हैं अपन इन पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो देखिए अभी अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा कि एफ ई इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। सबसे पहले बात करते हैं के मात्रक की, के मात्रक, के मात्रक, वो भी सबसे पहले एसआई मात्रक। पहले कौन सा मात्रक निकालेंगे, एसआई मात्रक। एसआई पद्धति मात्रक क्या होगा, हमें के का मात्रक चाहिए तो ये बाकी सारी चीजें आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो जब के का मान निकालेंगे तो ये R² कहाँ जाएगा, एफ के गुणा में, और एफ का जो मात्रक होता है वो आपको पता है न्यूटन होता है। ऐसा ही पद्धति की बात कर रहे हैं तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और ये R² इसके पास जाएगा, यानी R होती है डिस्टेंस, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर
अपॉन Q1 और Q2 क्या है, Q1 Q2 दोनों ही आवेश है और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। आगे बात समझो, तो K का ऐसा ही पद्धति में मात्रक जो है वो होगा आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए, ठीक है, आर स्क्वायर को इधर भेजा तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये अपॉन में आ जाएगा जो इसके मल्टीप्लाई। ठीक, अब आगे चलते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, के की एसआई पद्धति में वैल्यू कितनी होगी। तो अपन इसकी वैल्यू के बारे में आपसे पूछे तो के इजगल टू लिखना 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल करेंगे एग्जाम में ज्यादातर न्यूमेरिकल फॉर्म में इससे क्वेश्चन आता है, तो वहां पर के की वैल्यू हमें चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इस के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये होता है कहाँ पर, एसआई यूनिट में। यदि यूनिट मैंने चेंज कर दी, जैसे यहाँ मात्रक की पद्धति में जैसे ही एसआई से कहाँ जाऊंगा, सीजीएस में, तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कैसे हो, तो देखो इन सीजीएस, सीजीएस में क्या होगा, यदि बात करें सीजीएस पद्धति में तो देखो क्या होगा, ये जो मान है वो पूरा का पूरा हो जाएगा 1 और जो न्यूटन है वो हो जाएगा आपके डाइन, न्यूटन की जगह हो जाएगा डाइन, और जो आपका मीटर है वो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अपॉन जो कूलम का स्क्वायर है वो हो जाएगा क्या, स्टेट कूलम का स्क्वायर। आवेश के मैंने मात्रक आपको बता रखे हैं, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है और फ्रैंकलिन होता है, और सबसे बड़ा मात्रक जो आपको कल बताया था मैंने वो होता है आपके फेराडे, और एक फेराडे में 96,500 कूलाम। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। यहाँ मैंने देखो के का मान एसआई में भी बता दिया आपको और आपको सीजीएस में बता दिया, सीजीएस में 1 होता है और एसआई में 9 गुणा 10⁹9। आगे बात समझो, ये दोनों चीजें अपन ने क्लियर कर ली। अब बात करते हैं कि क्या माध्यम पर भी ये चेंज होता है, तो बिल्कुल माध्यम के अकॉर्डिंग भी के का मान चेंज हो सकता है। कैसे होगा, तो देखिए, जब फर्स्ट माध्यम अपन ले रहे हैं निर्वात या वायु, किसकी बात कर रहे हैं, निर्वात या वायु के लिए। निर्वात या वायु के अंदर जो के का मान लिया जाता है, के इजगल टू 1/4πε0। अब देखो मैं कह रहा हूं निर्वात या वायु के अंदर जो के का मान होता है वो होता है आपका कितना, 1/4πε0। ये आपको जो दिख रहा है ना ई जैसे, ये है एप्सिलॉन नॉट। क्या है बोलो, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अभी इस एप्सिलॉन नॉट का भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट है आपके निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। बोलो क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी ये किन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल को परमिशन देता है निर्वात में या अन्य माध्यम में। तो उसको अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। ये है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब कभी कभार एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपको पूछ लेता है या कोई न्यूमेरिकल में कहीं पे जरूरत पड़ जाए, तो ध्यान रखना जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कितनी होगी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब बात आती है कि इसका यूनिट क्या होगी, इसकी मात्रक क्या होगी। तो मात्रक जो के का मात्रक है, ये जो के का मात्रक है इसका उल्टा क्या हो जाएगा बोलो, एप्सिलॉन। देख लो आप, के इजगल टू 1/4πε, तो 1/4π का तो होता नहीं है, तो के का उल्टा किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहाँ? तो बात करें अपन एप्सिलॉन नॉट की, तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.854 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात होगी। अब निर्वात या वायु के अंदर तो आपने ये रख दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं जो आवेश है आपके वो निर्वात या वायु के अलावा किसी माध्यम में रखे तो दूसरा माध्यम भी तो हो सकता है। तो अन्य माध्यम की अपन बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोई अन्य माध्यम ले लिया। सेकंड नंबर पे अपन ने निर्वात या वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम,
अन्य माध्यम के अंदर आपका जो ये k का मान है, वो k का मान क्या लिखेंगे, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन m। पहले क्या था देखो, k बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट था यहाँ पर, एप्सिलॉन नोट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अभी क्या आ रहा है, k का अन्य माध्यम के लिए k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब जो एप्सिलॉन m है ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा किसकी, माध्यम की विद्युतशीलता। पहले निर्वात की थी, अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई सा भी एक मीडियम जो आपने लिया है उस मीडियम की क्या हो जाएगी, ये माध्यम की विद्युतशीलता। बोलो समझ में आ गई बात। ये पूरा का पूरा चलता है अपने के वैल्यूज के बारे में, ठीक है। के की वैल्यू चार चीजें हुई, एक तो आपके मात्रक की पद्धति ऐसा ही ली, तब आप के का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो गया। फिर अपन ने सीजीएस पद्धति में देखा कि एक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम का स्क्वायर हो गया। यदि अपन ने माध्यम की प्रकृति पर देखा तो निर्वात या वायु के लिए के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसी को अपन ने अन्य माध्यम के लिए लिखा तो आ गया के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और इसके बाद एक और चीज आएगी परावैद्युतांक, वहां पर भी क्वेश्चन बनने वाले। तो ध्यान रखना, आप जब निर्वात या वायु के लिए लिखूंगा तो के का मान ये लिखूंगा, और अन्य माध्यम की बात आएगी तो मैं के का मान ये लिखूंगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, परावैद्युतांक। अभी मैंने बताया ना कि परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इससे वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे परावैद्युतांक है क्या। बात करते हैं अपन, यदि मैं बात करूं निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु, फिर मैं बात करता हूं किसी कुचालक माध्यम की, एक मैंने काम ले लिया कुचालक कह दीजिए या विद्युत रोधी कह दीजिए। कौन सा माध्यम ले लिया मैंने, विद्युत रोधी या निर्वात या वायु ले लिया, ठीक है। और तीसरी माध्यम की बात करें अपन तो वो मैं कोई सुचालक माध्यम ले, ठीक। अब देखिए तीनों में होगा क्या, आपने दो आवेश रखे हैं, ये Q1 और Q2, बीच की दूरी r, लगेगा इनके बीच में बल, कौन सा लगेगा, सेम चार्ज है तो लगेगा प्रतिकर्षण। अब वो प्रतिकर्षण बल है, यदि इन दोनों आवेशों को आपने कहाँ रखा, निर्वात या वायु में रखा, तब इनके बीच में बल लगेगा एक बार। फिर मैं कह रहा हूं इन्हीं आवेशों को उठा के किस में रख दिया आपने, किसी कुचालक माध्यम में रख दिया, तब भी इनके बीच में कोई ना कोई बल कितना जितना लगना लगेगा, और फिर आपने इसी को सुचालक माध्यम में रख दिया, तो तीनों बार में जो बल लगेगा उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा। एक बार आपने निर्वात या वायु में रखा, फिर कुचालक, फिर सुचालक। तो ध्यान रखना, जब इन दोनों आवेशों को निर्वात या वायु में रखते हो तो इन पर लगने वाला बल सर्वाधिक होता है। कहाँ लगेगा, निर्वात या वायु में सर्वाधिक लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, ठीक है। अब इससे यहाँ पर कम हो जाएगा, जैसे कुचालक माध्यम आएगा थोड़ा उससे कम लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं यदि इन दोनों आवेशों को कहाँ रख दिया आपने, सुचालक माध्यम में रख दिया, किसी चालक के अंदर रख दिया, तो हमेशा ध्यान रखना इसका आंसर आएगा 0। सुचालक माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। और क्यों होगा, तो ध्यान रखना सुचालक माध्यमों का जो एप्सिलॉन r है वो कितना होता है, तो वो अनंत होता है। अभी ये एप्सिलॉन r में इसी ये जो परावैद्युतांक होता है इसी को अपन एप्सिलॉन r बोलते हैं, इस पे डिपेंड होता है। निर्वात या वायु के लिए इसका मान कितना होता है, परावैद्युतांक का मान 1 होता है। देखो ये रहा, जब निर्वात या वायु रहेगा तो एप्सिलॉन r का मान होगा लगभग 1, तब सर्वाधिक बल लगेगा। लेकिन कुचालक के अंदर क्या होता है, एप्सिलॉन r का मान 1 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा होते ही इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगा, एप्सिलॉन r का मान बढ़ेगा लेकिन किसका मान घटेगा बोलो, फोर्स का मान घटता जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, सुचालक माध्यम में। और सुचालक माध्यम में जो एप्सिलॉन r है इसका मान अनंत होगा, इसीलिए जो बल है वो 0 हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई दो आवेश है वो सुचालक माध्यम में रखे हुए और उनके बीच में दूरी इतनी है, उनका मान इतना है, मान भी दे देगा आपको, वैल्यूज दे देगा, r की वैल्यू दे देगा, Q1 Q2 की वैल्यू दे देगा, लेकिन आपको कह दिया कि सुचालक माध्यम में रखे हुए और उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल आपको निकालना है, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। कितना हो जाएगा बोलो, 0। ठीक है, क्यों आया ये यहाँ से पता चला, निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सोल्व करना ही नहीं है, सुचालक माध्यम में बिल्कुल 0 आंसर लिख सकते हो।
अब ये कैसे आया, तो एप्सिलॉन आर का और कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है, तो मैं वही यहां पर बता देता हूं आपको। देखो बात करें अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैं निर्वात या वायु में लगाता हूं। किस में लगा रहा हूं मैं, निर्वात या वायु के लिए। जब इसी फॉर्मूले को मैं निर्वात या वायु के लिए लगाऊंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, एफ ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखना, मैंने कहा था के का वैल्यू जो है वो निर्वात में का कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। आगे चले, अब मैं किसी अन्य माध्यम के लिए कैसे लिखूंगा, अन्य माध्यम हो तो तब के का मान अभी मैंने बताया एफ ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। यहाँ देखो निर्वात है या वायु है तो नॉट लगा, अन्य माध्यम है तो एम लगा दिया, बाकी है जैसे ही रहेगा Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। एक और काम कर देना कि निर्वात या वायु में जो बल लग रहा है इसको एफ नॉट से लिख दो, और जो अन्य माध्यम में लिख रहा है इसको अन्य माध्यम के हिसाब से। अब देखिए यहां तो लिख दूंगा मैं एफ नॉट निर्वात के लिए, और ये लिख दूंगा मैं एफ एम यानी किसी माध्यम में। अब मैंने दो चीजें लिखी हैं, दो समीकरण बन रहे। एक अपन ने आवेशों के मध्य बल कब निकाला, जब निर्वात या वायु हो, माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु। दूसरा अपन ने लिखा अन्य माध्यम के लिए। अब बात करते हैं इनकी दोनों की तुलना की, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर जैसे आप भाग दोगे तो क्या बचेगा, देखो ऊपर आएगा एफ नॉट अपॉन नीचे आएगा एफ एम। देखो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में भाग लगाना है और राइट वाले का राइट साइड, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का भाग लगा दिया मैंने, इधर राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ऊपर है, बटे में क्या आएगा बोलो, ये सारी चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो जो कट रहे हैं पहले उसको काट दीजिए। देखो ये पूरा टर्म्स कट रहा है, काट दिया, 1 से 1 कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, जो चीज बची उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इधर तो क्या है, एफ नॉट बटे एफ एम, एफ नॉट बटे एफ एम, और सामने क्या बचा, देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो बटे में आ गया एप्सिलॉन नॉट, और इसके फिर बटे में क्या है 1 एप्सिलॉन एम। तो अब जब चार संख्याएं जब आप भिन्न में आ जाए, ध्यान रखना ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है उसको तो सेम रखेंगे और नीचे वाली फ्रैक्शन को ले जाएंगे ऊपर और उसको कर देंगे उल्टा, ठीक है। तो ऊपर क्या है, देखो ऊपर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन एम और नीचे रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और इसी चीज को, ये जो अनुपात है इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, यानी कि परावैद्युतांक। क्या बोला जाएगा बोलो, परावैद्युतांक। जो अपनी हेडिंग है उसका ये रिजल्ट है, ये मैंने आपको बाय फॉर्मूले से बताया। ये क्या आ गया, परावैद्युतांक का फॉर्मूला। अब आपको डेफिनेशन याद करनी है। मान लो परावैद्युतांक पूछ ले क्या होता है, तो आप कह सकते हो कोई दो आवेश जो कि निर्वात में रखे हुए, तो निर्वात में रखे हैं उनके मध्य लगेगा कोई भी मतलब विद्युत बल, तो निर्वात में विद्युत बल तथा किसी अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाला बल, उसका अनुपात जो होता है वो परावैद्युतांक कहलाता है। क्या लिखेंगे बोलो, कि इन्हीं दो आवेशों को अपन ने निर्वात में रखा, निर्वात में उनके मध्य जो वैद्युत बल लग रहा है वो निकाल लिया अपन ने एफ नॉट, फिर अपन ने उन्हीं दोनों आवेशों को ले जाके कहाँ रख दिया, किसी अन्य आवेश अन्य माध्यम में रख दिया, तो वहां पर जो बल लग रहा है वो एफ एम लग रहा है। तो एफ नॉट और एफ एम का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, आपका रेशो परावैद्युतांक कहलाए, ठीक है। दूसरी परिभाषा अपन इससे दे सकते हैं कि ये क्या है, ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता है और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता इनका जो रेशो है वो भी क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर कहलाता है। याद हो आपको, चाहे आप एफ नॉट बटे एफ एम बोलो, चाहे एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बोलो, आएगा क्या रिजल्ट, एप्सिलॉन आर।
इसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है, या अपेक्षिक विद्युतशीलता। दूसरा नाम क्या है इसका, अपेक्षिक, ये भी नाम आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये ध्यान रखें, इसी पे न्यूमेरिकल भी है अपने, अभी देखेंगे। देखो तो कुल मिला के कूलाम का नियम यहां जाके कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, निर्वात या वायु में सर्वाधिक लगता है आवेशों के मध्य बल, कुचालक माध्यम में उससे कम लगेगा और सुचालक में बिल्कुल जीरो लगेगा। ये चीजें आपको पहले से याद रखनी, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। अब अपना अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसा चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो पोर्शन है वो लगभग अपन ने कर लिया, चार्ज से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए और उससे रिलेटेड जो टॉपिक थे वो अपन ने कवर कर लिए। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की। बात करें विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले ही बताया कि विद्युत क्षेत्र कब बनता है। तो विद्युत क्षेत्र बनने के लिए आपको आवेश की जरूरत है। यदि आपका आवेश कहीं पे स्थिर अवस्था में है, रेस्ट मोशन में है, कोई गति नहीं हो रही है, तो वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं के जो विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ के जो विधायक है उनका अपना एक एरिया होता है, मतलब जितने गांव अपने विधानसभा क्षेत्र में आते हैं वहां तक अपने विधायक की बात चलती है, उनके एरिया को अपन कहते हैं कि ये इनका एरिया है। सेम टू सेम कोई आवेश रखा हुआ है कहीं पे, तो उसके चारों ओर भी अपना उसका एरिया होगा। उस एरिया के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश वहां पर आप लाके रखोगे, तो ये जो मेन जो अपना चार्ज है वो उन पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, वैद्युत बल, ठीक है। जिस प्रकार एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में आप लोहे का कोई टुकड़ा या कोई अन्य चुंबक रखते हो, तो वो चुंबक या लोहे का टुकड़ा उस चुंबक के कारण क्या करता है, आकर्षण बल महसूस करता है या प्रतिकर्षण करता है, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश क्या होता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार क्या महसूस करें, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, उस पूरे एरिया को क्या कहेंगे अपन, करें, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। बोलो क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गई बात। मान लीजिए ये कोई आवेश है, यहाँ पर ये क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर वो एरिया जहां तक इसका खुद का प्रभाव है, यानी यहाँ पर मैं जब भी कोई दूसरा आवेश, ये मान लो स्रोत आवेश है, यहाँ कोई छोटा टेस्ट चार्ज रखूंगा मैं, क्यू नोट। अभी टेस्ट चार्ज के बारे में बताऊंगा आपको कि क्यू नोट क्या है। तो इसके खुद के एरिया में जब कोई दूसरा आवेश आएगा, तो वो इसकी वजह से क्या महसूस करेगा, कोई ना कोई बल महसूस करेगा। तो पूरा जो एरिया, जितने एरिया में ये बल महसूस कर रहा है, वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, इसका अपना विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। पहली बात तो आपको ये परिभाषा याद रखनी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति मैंने क्यों बोला कि मान लो ये जैसे प्लस है, अब आप प्लस लेके आओगे तो ये प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, प्लस लेके आओगे तो कौन सा बल करेगा, प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। और मैं कह रहा हूं नहीं आपने माइनस लेके आए आप, तो ये आकर्षण बल महसूस करेगा। बात समझ में आ रही है आप। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा, अपनी प्रकृति के अनुसार वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र को आप किससे दर्शाते हो, इसे डिनोट किससे करते हो। विद्युत क्षेत्र को अपन डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। किसे डिनोट करेंगे, बोलो ई वेक्टर से। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बोलो क्या है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। जब सदिश राशि की बात आती है तो हमें दिशा भी बतानी पड़ती है। जो वेक्टर क्वांटिटी, जो भी अपनी वेक्टर राशि होगी, वेक्टर के बारे में अपन को क्या, उसकी दिशा बता रहनी चाहिए, ठीक है। तो दिशा बताने के लिए आपको ध्यान रखना, ये होगी धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से
ऋणावेश की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ये वाला। ठीक है भाई, सदिश है, धनावेश से ऋणावेश की ओर इसकी डायरेक्शन है, ई वेक्टर से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात करेंगे बोलो, अगली हेडिंग क्या रहेगी अपनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तीव्रता के बारे में अपन बात करते हैं, तो देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं ये एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज का ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र है इसका। अब आपने इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, अब यहाँ आप बात करेंगे टेस्ट चार्ज, ये होता है कि बार बार मैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश काम में ले रहा हूँ। तो देखिए जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश या बोलेंगे इसको टेस्ट चार्ज, तो ये जो टेस्ट चार्ज है आपका, ये वास्तव में एक काल्पनिक है, मतलब इमेजिनरी चार्ज है, रियल में नहीं होता ही। हम क्या करते हैं, बाकी टर्म्स को व्युत्पन्न करने के लिए एक आवेश को मानते हैं क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश, ये एक टेस्ट करने के लिए है। अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, जैसे बाकी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो टर्म्स अपन बाद में निकालेंगे उसमें यूज हो रहा किसका, क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट होता क्या खुद, तो आप ध्यान रखना, परीक्षण आवेश लगभग आपके होता है 1 कूलाम धनावेश, इकाई धनावेश को आप कह सकते हो कि यह है परीक्षण आवेश। ठीक है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे का मतलब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ये क्या काम में आएगी, तो देखो मान लो इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है और इस बिंदु पर मान लो ये बिंदु P है और इस बिंदु P की दूरी इससे R है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसका मान निकालना है, मापन कर सकते हैं अपन इसकी सहायता। बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र है उसका मापन किसकी सहायता से कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। कैसे होगा, तो देखिए पहले तो इसकी परिभाषा जान लीजिए। विद्युत क्षेत्र में रखा इकाई धनावेश, विद्युत क्षेत्र में रखा इकाई धनावेश जितना बल महसूस करता है उसे उस बिंदु की क्या कहेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी कि यहां आपने क्यू नॉट या 1 कूलाम चार्ज रखा, ये कितना, इसकी वजह से कितना बल महसूस कर रहा है, जो जितना बल महसूस करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने बोला ना ये मापन है इसका, विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है उसका मापन किसकी सहायता से करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए मैं मान लेता हूं सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा, तो क्यू नॉट आवेश पर, किस पर, क्यू नॉट आवेश पर क्यू के कारण बल, भाई बल लगाएगा क्यू के कारण बल, और आप मान लीजिए वो बल कितना लग रहा है, एफ। भाई अभी मैं कह रहा हूँ ये क्यू नॉट यहाँ पे रखा, आर दूरी पर रखा हुआ है, तो ये क्यू इस क्यू नॉट पे मतलब बल लगाएगा, कितना लगा रहा है, मैंने मान लिया एफ बल लगा रहा है। लेकिन मेरे को तो परिभाषा में तो ये लिखा गया है कि इकाई धनावेश पर जितना बल लगता है, विद्युत क्षेत्र में रखा इकाई धनावेश जितना बल महसूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक मतलब क्यू नॉट आवेश पर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 कूलाम आवेश पर बल, 1 कूलाम आवेश पर बल, 1 कूलाम आवेश पर बल, तो बताओ कितना होगा। अब आपको ही पता है जब क्यू नॉट पर एफ लग रहा है, क्यू नॉट पर एफ लग रहा है तो 1 कूलाम पर कितना लगेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 रुपए के अंदर 5 रुपए में 20 टॉफियां आती है, कितनी आती है, 5 रुपए में 20 टॉफियां आती है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी,
तो आप क्या करोगे, 20 में 5 का भाग लगाओगे, आप बता दोगे आंसर 4 आएगा। सेम टू सेम यहाँ पर ही, ये आपका 5 रुपये मान लो और ये आपकी 20 टॉफी मान लो। अब मैं पूछ रहा हूँ एक की, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हो जाएगा एफ बटे क्यू नॉट। बोलो क्या आ जाएगा, एफ बटे क्यू नॉट। इस प्रकार से आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी किससे दर्शाते हैं बताओ, ई वेक्टर से ही दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला आया एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इसका सूत्र आ गया। एक सूत्र तो आपके ये है, लेकिन ध्यान रखना एक और सूत्र है इसका, वो अपने न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आए। कैसे, तो देखो अभी अपन बात कर रहे हैं कि एक अपने ये वाला आवेश है क्यू और एक है क्यू नॉट, इनके बीच में दूरी है आर। तो हम जब कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी आर है, दोनों के दोनों धनावेश है, तो क्या इनके बीच में कोई बल नहीं लगेगा। अभी अभी कूलाम का नियम पढ़ के आए कि यदि दो आवेश है कुछ दूरी पर रखे हुए, चाहे वो धनावेश है चाहे ऋणावेश है, या एक प्लस है एक माइनस है, तो उनके बीच में पक्का एक बल लगेगा, वो लगेगा एक वैद्युत बल। और उस वैद्युत बल की गणना अपन किसकी सहायता से कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं कूलाम के नियम से। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसका मान कैसे निकाल सकते हो, कि Q1 मतलब पहला आवेश कौन है, कैपिटल Q है, दूसरा आवेश कौन है, Q0 है, और अपन में दूरी कितनी है इनकी, R, तो R का स्क्वायर। ये F का मान आपके पास ऑलरेडी पिछले वाले टॉपिक से आपको पता है। मैं चाहूं तो इसी F की वैल्यू को कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर। जैसे ही आप F की वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो एक और फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। क्या आएगा, तो देखिए F की वैल्यू रखेंगे यहाँ से के कैपिटल Q और Q0 अपॉन में R स्क्वायर, ये तो मैंने यहाँ से रखा। और ऑलरेडी यहाँ पर नीचे क्या है, Q0 है, तो यहाँ ऑलरेडी अपन Q0 यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब Q0 से Q0 कट रहा है तो काट दीजिए, और जो बचा आपका वो एक और नया सूत्र आ जाएगा। तो ई वेक्टर एक और फॉर्मूला बना आपके के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। तो दो सूत्र बन गए यहाँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने फॉर्मूले, दो। कौन से, एक तो E बराबर बना एफ बटे क्यू नॉट, क्या बना बोलो, एफ बटे क्यू नॉट। दूसरा क्या बना, E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये आर क्या है, ये आर है उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। ये जो डिस्टेंस है कहां से कहां, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्योंकि जब आप आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव वगैरह, तो वहां पर ये थोड़ा काम आए, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, परिभाषा पढ़ ली अपन ने, ये सूत्र वगैरह भी पढ़ ली, तो फिर इसका सिंबल भी अपन को पता है ई वेक्टर है। लेकिन क्या ये एक सदिश राशि है, बिल्कुल। जैसे विद्युत क्षेत्र सदिश है वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है, और जो दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है वो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक, मात्रक के बारे में बात करें तो सूत्र है इसका E बराबर, एक तो है आपके एफ बटे क्यू नॉट, इसी से आपका मात्रक है, क्या आएगा बोलो, मात्रक आएगा ऊपर लिखा हुआ है बल, यानी क्या हो जाएगा इसका न्यूटन, और नीचे है आवेश यानी हो जाएगा कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या जाएगा बोलो, न्यूटन बटे कूलाम, ये इसका हो जाएगा एसआई मात्रक। अब बात आती है, ये तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले से मिल गए हमारे को, लेकिन क्या कोई और मात्रक हो सकता है क्या? तो और मात्रक का थोड़ा ध्यान रखना। एक अन्य मात्रक इसका और है जो पूछा गया है एग्जाम में भी, अन्य मात्रक इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, वो है आपका वोल्ट बटे मीटर। बोलो क्या है, वोल्ट बटे मीटर। जब आप वोल्ट बटे मीटर को सरल करोगे, ये आप जब सेकंड चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो वहां आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा, वोल्ट बटे मीटर कहो चाहे फिर कुलाम बटे न्यूटन बटे कुलाम, बिल्कुल सिमिलर है। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आप कोई सा भी बता सकते हैं, दोनों ही सही है। बात समझ में आ गई आप, ठीक है भाई, चले आगे। अब देखो
यहाँ अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन ने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चन है, पहले वो अपन करते हैं, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। अभी एसआई मात्रक तो मैं बता के आया हूँ आपको, किसका? एप्सिलॉन नॉट का। बताओ क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो के का होगा उसका उल्टा एप्सिलॉन नॉट का होगा। लेकिन इसका विमीय सूत्र क्या होगा? क्योंकि विमा पूछी जाती है बहुत बार, और ऐसी भौतिक राशि का विमा पूछेगा आपको जो थोड़ी लेंथी है ना, बिल्कुल इजी का पूछेगा नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको विमीय सूत्र निकालना आना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे तो देखो, या मैं एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल रहा हूँ। विमा निकाल के आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ ऊपर क्या है? कूलम का स्क्वायर। कूलम का आपको पता है आवेश का जो विमीय सूत्र है, मैं पहले ही बता दिया आपको कि T1 और A1 होता है, ठीक है। T1 A1 किसका है? आवेश का विमीय सूत्र। और इसके ऊपर पावर कितनी है? 2। तो आप पावर लगा दीजिए 2, लगा दिया। फिर बात करते हैं न्यूटन। तो न्यूटन यानी बल का विमीय सूत्र याद है आपको? M1 L1 और T-2, ठीक है। फिर बात करते इसके ऊपर पावर, देखो 1 की है तो 1 लगाएंगे। ये है मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ, तो ये हो जाएगा आपके L2। अभी अपन ने सारे अलग अलग लिखे, अब इनको सोल्व करके लिख ले तो देखिए क्या बनेगा। ऊपर तो आएगा आपके स्क्वायर करने पर T की पावर 2 और A की पावर भी 2 अपॉन यहाँ M1 L1 T-2 और फिर L के ऊपर 2। अब फाइनल जो आएगा वो देख लीजिए आप क्या बनेगा। फाइनल जो इसका विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? आप m को ऊपर ले जाइए। जब m को ऊपर लेके जाएंगे तो m हो जाएगा माइनस का 1। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? नीचे m, ऊपर तो है ही नहीं। m की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब l पे चलते। l यहाँ है 1 और यहाँ है 2। 1 और 2 देखो आधार समान होती है, तो जब आधार समान और गुणा में हो, ये तो मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो ये इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, मतलब जो घाते हैं वो जुड़ जाएगी। तो L के ऊपर 1 L के ऊपर 2 मिलके कितनी होगी? L3। लेकिन वो है अपॉन में, अभी कहाँ पर है? अपॉन में। अपन इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले। ऊपर ले जाने पे क्या होगा? L के ऊपर -3 हो जाएगा। L के ऊपर हो जाएगा -3, ठीक है। अब T पे चलो। T नीचे कितना है? -2। ऊपर कितना है? T2। मतलब ऊपर है प्लस में, नीचे है माइनस। जब माइनस वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये ऑलरेडी यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ भी कितना है? 2। 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो T की पावर कितनी हो जाएगी बोलो? 4। T की पावर 4। और अब कौन बचा? केवल A, तो ये हो जाएगा A की पावर 2। ये आपको सोल्व करना आना चाहिए भाई। जब तक आप सोल्व करना नहीं आए, या नॉर्मली जो आप छोटे छोटे जो आपके विमीय सूत्र है, जो भौतिक राशि आपके 11th-12th में काम में, उन सारे राशियों के आपको विमीय सूत्र याद ऑलरेडी रहने चाहिए। कम से कम 15 से 20 तो याद रखें, जिससे अपन बना सकें, ठीक है भाई। चले आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो अभी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है कि 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर इतना बल लग रहा है, इतना बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अभी अभी मैंने क्या करा है, आपके 2 फॉर्मूले आपको करवाए ना, तो देख लीजिए दोनों फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। पहली बात तो ये बात करते हैं, जो चीज दी हुई है हमेशा न्यूमेरिकल जब भी आप करो तो पहले जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको आप लिखिए, फिर आप फॉर्मूला लगाइए और आप उसको सोल्व कर दीजिए। आंसर आपका अच्छे से आ जाएगा। कैसे करेंगे तो देखिए, आवेश आपको दे रखा है, मतलब Q की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 15 × 10⁻⁴ कूलम, ठीक। फिर आपको दे रखा है फोर्स, F की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बोलो? 4.5 न्यूटन। और पूछा है क्या आपको E पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये सूत्र आपको पता है, E = F/Q0, है ना। तो Q0 या Q दोनों के मान आपको दे रखे हैं, सीधा सीधा दिया क्वेश्चन। तो F की वैल्यू कितनी है? 4.5 न्यूटन अपॉन Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 × 10⁻⁴। अब सॉल्व करना है, सोल्व करना आपको आता है, बिल्कुल आसान। देखो कैसे करेंगे। यहाँ से अपन क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे। जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा? देखो ये अपन निकाल रहे हैं
ऊपर है 45 हो जाएगा, और जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगी, यानी कि हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सोल्व करना है तो कर दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 से ये कटेगा कितनी टाइम, 10 टाइम, ठीक है, 15 1 जा 15 और पीछे जीरो, ठीक है, और फिर 15 3 जा कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45। अब देखो यहाँ है 10⁻1, यहाँ है 10⁻⁻4। अब हम क्या करेंगे, जब आधार समान है तो घाते जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा बोलो, ऊपर तो 3 है, इंटू, पहले इसको सोल्व कीजिए, -4 और +1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ऊपर जाएगा तो जाएगा प्लस का 3, तो 3 इंटू 10⁻3, और क्या है ई है, तो इसका क्या होगा बोलो, न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका आंसर है। बोला आ रहा समझ में, बिल्कुल ईजी है, ये तो केवल आपको वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है, ठीक है। चले आगे, अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र के अंदर रिलेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी अपन ने ये वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो अभी इसको आप केवल उतार के रखो, जब विद्युत द्विध्रुव आपको मैं पढ़ा दूंगा, उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कर लेंगे अपन, तब इसको करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन और हैं तो वो कर लेते हैं। देखो ये जो नौवां क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मैंने कल वाले वीडियो में लास्ट में बताया था, ठीक है। इसके आंसर कितने आए थे आपको याद होगा, एक मिनट, आंसर कितना आए थे 6.25 इंटू 10⁻, कितना 18 आया था, ये इसका आंसर था। अब आज अपन करेंगे तो देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन आज अपन करेंगे। यहां से देखो क्या है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल F है, कितना बल है, F लग रहा है। अब आवेशों के मध्य की दूरी को क्या कर दो आप, 2 गुना कर दो। ध्यान से पढ़ना भैया, क्वेश्चन देखो, बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, अब दूरी को क्या कर दिया, 2 गुना। जब दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो अब बल कितना लगेगा, बल आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको तरीके से अपन करते हैं, देखो कैसे होगा। तो देखिए बात करते हैं कि पहली बात तो यहाँ दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है। जब दो आवेशों के मध्य बल की बात आती है तो हमें नियम कौन सा याद आएगा, सीधा सीधा नियम याद आएगा, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम हमें जो फॉर्मूला देता है वो देता है इलेक्ट्रिक फोर्स इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला प्राप्त है, पता है। आपको बोला है कि स्टार्ट के अंदर इनके बीच में बल F लग रहा है, अपन ने मान लिया बिल्कुल F बल लग रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं अपन F बल लग रहा है, ये शुरुआत में, ये समीकरण नंबर 1 मान। लेकिन आगे कह रहा है इसके मध्य की जो दूरी है उसको आप 2 गुना कर दो, यानी जो R है इसको आप क्या कर दीजिए, जो नई वाली है उसको पहले के बजाय आप डबल कर दीजिए। मैं नई वाली को R डेस मान लूंगा, तो R डेस का वैल्यू है वो पहले वाले का डबल मान लीजिए आप, यानी 2R कर दीजिए, कर दिया 2R अपन, ठीक। तो अब वैल्यू कितनी आएगी देखना, F की वैल्यू कितनी आएगी, F इजिकल टू, तो अब जो नया आएगा F डैश मान लेंगे, K का तो K रहेगा, K में कोई चेंज नहीं किया, Q1 का Q1 रहेगा, Q2 का Q2 रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज करा ही नहीं है। क्वेश्चन में अपन को केवल ये बोला है कि दूरी को डबल कर दो, तो दूरी को डबल करेंगे तो देखो R की जगह क्या लिखेंगे बोलो, 2R का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो फॉर्मूले में स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, F डैश इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन 2 की, भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और R स्क्वायर का R स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखोगे समीकरण 1 के अंदर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर भी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, केवल एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ी है, वो क्या है, अपॉन में 4। तो ये समीकरण 1 से मैं लिखूंगा कि ये तो वैल्यू F की है, लेकिन बटे में कौन आ गया इस बार, 4, यानी जो नया बल आया है वो पहले का कितना हो जाएगा, 1/4। बोलो क्या हो जाएगा, 1/4। हुआ कि नहीं हुआ, तो अपना आंसर कौन सा सही होने वाला है बोलो, 1/4 कौन से में, सी ऑप्शन राइट। अरे समझ में आ रहा है, इसी जगह आपको वो आधी दूरी कर सकता है, 3/4 कर सकता है, 1/4 कर सकता है, 1/3 कर सकता है, जैसा आप बोले वैसा फॉर्मूले के अंदर रखिए और सोल्व करिए, आपका आंसर एकदम करेक्टली आ जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी सुचालक माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल लगेगा,
अभी मैंने आपको जब कूलाम का नियम और प्रावैद्युतांक पढ़ाया तब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा था आपसे। मैंने कहा था कि जैसे ही सुचालक माध्यम दिखे और आपको बात करें किसकी, आवेशों के मध्य बल की, तो बता देना कितना, 0। कितना बताओगे, बोलो 0। सबसे ज्यादा पूछे कि सर्वाधिक कहाँ लगेगा, तो सर्वाधिक लगता है भाई निर्वात में। सर्वाधिक पूछे तो कहाँ बताओगे, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में। इससे कम पूछे, इससे कम लगेगा कुचालक माध्यम में, इससे कम कहाँ लगेगा, कुचालक माध्यम। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि सुचालक दे दिया, माध्यम क्या दे दिया, सुचालक दे दिया, तो हमेशा आपका आंसर कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि सुचालक माध्यम है, उसकी जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है अनंत। सुचालक माध्यम का परावैद्युतांक जो होगा वो होगा अनंत, इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा आपके 0। ठीक है भाई, चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य बल इतना लग रहा है। तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रत्येक आवेश का मान होगा। अभी अपन ने लगभग ऐसा ही क्वेश्चन किया है, उसमें अपने पास कंडीशन ये थी कि अपन को वैल्यू नहीं दे रखी थी और अपन को दूरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा। अभी यहाँ जो चीजें दे रखी है पहले एक बार लिख लेते हैं। आपको 3 मीटर की दूरी दे रखी है तो r इजिकल टू 3 मीटर रख दो, ठीक है। और जो बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, वो लग रहा है 1.6 न्यूटन। अब आपको पूछा है कि दोनों प्रत्येक आवेश कितना हो। बिल्कुल आसान सी बात, आपको कुछ नहीं करना है। कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला है Fe इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R, इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू आपको दे रखी है आप तो पुटअप कीजिए और सोल्व कीजिए, जो आपको चाहिए ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करें देखिए, क्या Fe का मान है हमारे पास, बिल्कुल है, कितना है 1.6। क्या K की वैल्यू आपके पास, मैंने आपको पहले ही बता दी, K की वैल्यू हमेशा किस में रखोगे, SI में, ठीक है। जब तक आपको सीजीएस के लिए ना बोले तब तक हमेशा आप किस में रखोगे, SI यूनिट के अंदर वैल्यू रखनी है। कितनी होती है बोलो, 9 × 10⁹। फिर इंटू, क्या Q1 और Q2 की वैल्यू है अपने पास, नहीं, ये तो हमें निकालना है। और दोनों बराबर है, देखो दोनों क्या है, बराबर है। तो अपन एक काम कर ले, क्या दोनों को Q मान ले, Q1 और Q2 अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, Q इंटू Q लिख दे, और अपॉन में R की जगह कितना है 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है, बिल्कुल आसान है। देखो कितना हो जाएगा, इधर है 1.6 इजिकल टू, ये है 9 × 10⁹ इंटू क्यू कितना हो जाएगा, Q की पावर 2, भाई Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और अपन में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब देखो 9 से 9 कट रहा है, कट हो गया। अब आप जो Q की आपको वैल्यू चाहिए तो एक काम करो, जो 10⁹ है इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या बनेगा बोलो, यहाँ बनेगा 1.6, ये इधर आएगा इसके अपॉन में, तो 10 की पावर हो जाएगा 9, 10 की पावर यहाँ हो जाएगा आपके 10 की पावर 9, 1.6 अपॉन 10⁹ इजिकल टू Q स्क्वायर। अभी सॉल्व करना और, तो देखिए एक काम और कर दो, जो 10⁹ है इसको आप कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ। तो जब नीचे प्लस की पावर है, ऊपर जाने पे किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ इजिकल टू Q स्क्वायर। हमें Q स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए Q की वैल्यू। क्या चाहिए बोलो, Q की वैल्यू। तो क्या करेंगे बोलो, अब इसको और सोल्व कर दीजिए। यहाँ से यदि पॉइंट हटाएंगे अपन तो नीचे कितना लगेगा, 0 लगेगा, मतलब 10 आएगा, और 10 की पावर नीचे 1 है, ये वापस से ऊपर जाएगी तो कितनी होगी बोलो, ये फिर से ऊपर जाएगी तो -1 और ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना आएगा बोलो, इसको सोल्व करने पर ये ऊपर 16 बचेगा इंटू 10⁻, -9 है, ये ऊपर आएगा -1, ये हो जाएगा -10। अभी पूरा नहीं हुआ, देखो अभी Q स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए केवल Q। तो हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर क्या लगा देंगे, अंडर रूट, तभी होगा सोल्व। अब जैसे अंडर रूट लगाया तो Q की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 4, जो 16 है इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट हो जाएगा 4,
16 का स्क्वायर कितना, 16 का अंडर रूट कितना होता है, वर्गमूल, वो हो जाएगा 4। लेकिन 10 की घात कितना है, -10, इसका कितना होगा बोलो, ये होगा आपके 10 की घात -5। यहां तक क्लियर है? अब आप देखोगे कि ये आपका आंसर आया कूलम के अंदर, लेकिन इसमें कहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 4 × 10 की घात -5 दिख रहा है कहीं पे? यहाँ तो देखो लिखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम। तो ये अलग कैसे आ रहा है? देखो, आपको 10 की घातें याद है क्या? जैसे 10 की घात -3 को क्या बोलते हैं, 10 की घात -6 को क्या बोलते हैं, 10 की घात -9 को क्या बोलते हैं, 10 की घात -12 को क्या बोलते हैं? याद है आपको? नहीं है तो लिख लो। जैसे ये होता है मिली, ये होता है माइक्रो, ये होता है नैनो, ये होता है पिको। ये घातें आपको याद रखनी है, यहां से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे? यदि मैं 10 की घात -6 बना दूं इसको, किसको, 10 की घात जो -5 है इसको मैं -6 बना दूं तो अपना आंसर आ सकता है। कैसे? तो देखिए, इसको -6 बनाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके बटे हुए में लगा देता हूँ 10। ध्यान से समझना यहाँ पे, बटे हुए में 10 लगाऊंगा तो क्या होगा, 10 की घात 1 ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस की, यानी ये तो हो जाएगा 10 की घात -6। लेकिन जब भी आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो आपका अंश और हर है, जब कोई काम आप कर रहे हो, चाहे गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी, तो जो काम हर में किया है वही काम अंश में होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह कर दो आप, तो आपने नीचे 10 से भाग दिया तो ऊपर भी 10 से गुणा भी करना पड़ेगा, तभी तो 10 से 10 कटेगा, संख्या आप वही रह जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 40, हो गया 40, और ये 10 की घात ऊपर जाएगी -1 होगी, -5 ऑलरेडी है तो हो जाएगा -6। तो 10 की घात -6 उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कूलम। तो अपना आंसर क्या बनेगा बोलो, इसको चेंज ही किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। आंसर आप चाहो तो यही रख दो, आपके ऑप्शन में नहीं है इसलिए मैंने क्या करा, इसको माइक्रो में बदल दिया, तो अपना आंसर आएगा 40 माइक्रो कूलम। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगी। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आपको बड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन आसानी से हो रहे हैं क्योंकि आपने सारे टॉपिक पढ़े हैं, उनको लिखा है और उनके फॉर्मूला आपको पता है। ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, सारे फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी पता है। चले आगे। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये तो मैंने अभी सीधा सीधा आपको बताया। दो मात्रक आपको बताए थे मैंने, एक बताया आपको न्यूटन अपॉन कूलम, और या फिर आप दूसरा वोल्ट अपॉन मीटर, दो बता दिए आपको। दोनों में से जो ऑप्शन में दिखे वो आपका सही है। क्या न्यूटन बटे गुलाम दिख रहा है? देखो न्यूटन इंटू मीटर नहीं होगा, जूल बटे गुलाम भी नहीं होगा, जूल ये है वोल्ट इंटू मीटर, इंटू नहीं है, क्या है बोलो, बटे में, तो वोल्ट बटे मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। या फिर न्यूटन बटे गुलाम दिख जाएगा तो ये कर देंगे अपन, ठीक है भाई। आगे, किसी चालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान होता है। चालक पदार्थ, मैंने अभी बताया था आपको कि जो एप्सिलॉन आर है, परावैद्युतांक है, उसका मान चालक के लिए कितना होगा। जब अपन चालक माध्यम में बल की बात करते हैं तो चालक माध्यम में बल तो आता है 0, और 0 आने का रीजन मैंने बताया था क्योंकि जो चालक पदार्थ है उसका जो एप्सिलॉन आर होता है वो कितने होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत। ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, पहले 2 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये होगी आपके अनंत, ठीक है। तभी इसमें जो सुचालक माध्यम में या चालक माध्यम में आप आवेशों को रखोगे तो वहां पर जो बल की बात होगी वो होगी आपकी कितनी, 0, ठीक है भाई। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की कोई कांच की पट्टिका है इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो अब बल का मान कितना होगा। यह भी आपके कूलाम के नियम और परावैद्युतांक पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे? तो देखिए, अपन ने क्या पढ़ा, F0 अपॉन FM इजिकल टू एप्सिलॉन आर, यही पढ़ा। अब यदि अपन इसके दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो वो बनेगा आपका एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मैंने अभी पिछले वाले टॉपिक में बताया।
अब जो वैल्यूज दे रखी है एक बार उस पर बात करते हैं। तो देखो आवेशों के मध्य जो बल है वो कितना दे रखा है, 18 न्यूटन। और फिर आपको 1 mm की मोटाई और 6 प्रावेद्युतांक की एक कांच की पट्टिका रखनी है, तब इनके मध्य बल कितना हो जाएगा। यानी कि ये 6 क्या दिया आपको, ये तो दे दिया आपको एप्सिलॉन आर का मान। एप्सिलॉन आर का मान कितना दे दिया, 6 प्रावेद्युतांक है। और बल कितना दिया है, जब आपका निर्वात के अंदर जो बल दिया है वो दिया 18 न्यूटन, यानी कि एफ नॉट इज इक्वल टू दे रखा है 18 न्यूटन। और आपसे पूछा क्या है, जब आप इस 1 mm की मोटाई वाली पट्टिका रख देते हो बीच में, तब आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा, यानी एफ एम का मान आपसे पूछा है। तो ये आपके मान इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखो एफ नॉट का मान कितना है 18 अपॉन एफ एम निकालना है, हैजे से रख दीजिए, इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर का मान कितना है 6। अब पक्षांतरण कर दीजिए, एफ एम जाएगा 6 के पास तो 6 आ जाएगा 18 के अब नीचे, तो एफ एम इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, 6 3 जा 18, यानी कि 3 न्यूटन अपना आंसर हो जाएगा। या ऐसे सोच लीजिए कि निर्वात में जो बल लग रहा है 18 न्यूटन, यदि आपने कोई अन्य माध्यम लिया है तो जो बल लगेगा वो हमेशा 18 से कम ही लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि निर्वात में सर्वाधिक लगता है, कुचालक माध्यम में उससे कम लगेगा, और यदि सुचालक रख दिया तो बिल्कुल ही जीरो है। अभी सुचालक के अंदर की बात हो रही है या कुचालक के अंदर, तो देखो कांच की प्लेट है तो कांच क्या है, कुचालक है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, ये जो फॉर्मूला है वो यूज कर लिया और अपना आंसर आ गया 3 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने आज 4 से 5 टॉपिक पढ़े। पहले थ्योरी भी मैंने लिखी है, आप उतार लीजिए उसको, और जो बाकी क्वेश्चन किए हैं ऐसे क्वेश्चन और आपको कहीं पे मिले उनको करने की कोशिश कीजिए, या नहीं हो रहे तो हमारे पास आप भेज सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको सोल्व करके वापस उसके जो है आंसर आपको भेज देंगे। ठीक है।